ठीक है बच्चों, तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है एम्फीबिया क्लास। ठीक है, पहले इस क्लास के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। और जनरल इन्फॉर्मेशन ये कहता है कि इस क्लास में पाए जाने वाले सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में सरवाइव करते हैं। ठीक है, और जिस ऑर्गेनिज्म में ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है दोनों हैबिटेट में सरवाइव करने की, उन्हीं को एम्फीबियस कहा जाता है। ठीक है, तो एम्फीबिया एक फिनोमिना है। उन ऑर्गेनिजम्स को ये नाम दिया जाता है जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, यानी ज़मीन पर रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। और ख़ास बात अगर मैं आपको बताऊं कि एम्फीबियंस जो है ये केवल और केवल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर नॉट फाउंड इन मरीन वाटर। ये मरीन वाटर एनिमल नहीं है। तो एम्फीबिया क्लास को हम बोल सकते हैं नो मरीन एनिमल्स, यानी मरीन वाटर में नहीं पाए जाते। और जनरल अगर इंफॉर्मेशन में इनकी हम बात करें तो इनकी बॉडी या तो दो पार्ट में डिवाइड होती है, जैसा कि हमें फ्रॉग में दिख रहा है, हेड और ट्रंक। ठीक है, हेड और ट्रंक ये दो पार्ट हमें फ्रॉग में दिख रहे हैं। तो दो बॉडी पार्ट में डिवाइड हो सकती है या तीन बॉडी पार्ट में भी डिवाइड हो सकती है, चार में भी हो सकती है। तो हेड, नेक, ट्रंक और टेल। ठीक है, तो ये सैलेमेंडर ऊपर वाला डायग्राम, नीचे वाला फ्रॉग है। तो फ्रॉग में दो बॉडी पार्ट दिख रहे हैं, सैलेमेंडर में हमें चार बॉडी पार्ट, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। तो किन्हीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें दो बॉडी पार्ट पाए जाते हैं, किन्हीं ऑर्गेनिज्म में 4 बॉडी पार्ट पाए जा सकते हैं। साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैज 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। अब हमें फ्रॉग में भी दिख रहा है, एक हाथ इधर होगा, एक हाथ अपोजिट साइड होगा, एक पैर इधर होगा, एक पैर अपोजिट साइड। तो 2 पेयर ऑफ लिम हमें फ्रॉग में भी दिख रहा है, और सैलेमेंडर में भी हमें 2 पेयर ऑफ लिम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इक्थियोफिस जो है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इक्थियोफिस में लिम्स नहीं पाए जाते, ना इसमें अपर लिम ना लोअर लिम, और इसीलिए इसे लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्थियोफिस को कहा जाता है लिम्बलेस एम्फीबिया। ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, इससे याद रखना। तो इसीलिए लिखा है मोस्ट ऑफ देम, यानी कुछ ऐसे होंगे जिनमें लिम्स नहीं होंगे या 2 पेयर ऑफ लिम्स नहीं होंगे। तो इक्थियोफिस ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें लिम्स होते नहीं है, तो लिम्बलेस एम्फीबिया में आता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, ये हमें मालूम है। और जनरल कैरेक्टर में आए तो एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। तो एम्फीबिया जितने भी होते हैं इनकी सबकी स्किन स्मूथ होती है और मॉइस्ट होती है। 2 पॉइंट है, स्मूथ होना और मॉइस्ट होना। मॉइस्ट होने की वजह से ये हेल्प करता है मॉइस्चर का पाया जाना, किसके लिए? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें स्किन से ही रेस्पिरेशन होता है, और मॉइस्ट होते हैं इसलिए ये ड्राई प्लेसेस पर नहीं पाए जा सकते। ये वहीं पर रहेंगे जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। तो ड्राई प्लेसेस पर नहीं पाए जाएंगे, और इसीलिए जहां भी एम्फीबिया पाए जाते हैं पानी वहां कहीं आसपास होता है। आपको एकदम सूखी जगह पर, ड्राई जगह पर फ्रॉग नहीं मिलेंगे। फ्रॉग कब आते हैं? जब बारिश का मौसम आता है, बारिश होती है या तालाब हो, नदी हो, उसके आसपास ये फ्रॉग पाए जाते हैं। कभी ऐसा ना हो कि गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में फ्रॉग दिख गया, नहीं दिखेगा। क्यों? वो ड्राई हैबिटेट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, स्किन सूख जाएगी, सांस नहीं ले पाएगा,
और उस कंडीशन को एस्फेक्सिया कहते हैं। एस्फेक्सिया, ये पॉइंट याद रखना। एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया क्या होता है? स्किन के ड्राई होने की वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ स्किन, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एस्फेक्सिया। ठीक है, तो स्किन का मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। एस्फेक्सिया नाम याद रखना। द आईज हैव आईलिड्स, आईज के ऊपर आईलिड्स पाए जाते हैं और इनमें जो है दो आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं, एक इनर आईलिड, एक आउटर आईलिड। इनर आईलिड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और वाटर में जब जाते हैं तो गॉगल्स के जैसा काम करता है। जैसे हम पानी में, स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं तो गॉगल्स लगा के जाते हैं, तो जिससे अंदर का हमें साफ दिख पाता है और आंखों में पानी नहीं जाता। तो इनमें एक सेकेंडरी आईलिड भी पाई जाती है जो ट्रांसपेरेंट होती है और इन्हें वाटर के अंदर प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं पाया जाता। नो एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट। एक्सटर्नल ईयर नहीं होता यानी इनमें पिन्ना नहीं पाया जाता। ठीक है, अब पिन्ना नहीं पाया जाता, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, तो ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें टिम्पैनम होता है। टिम्पैनम क्या होता है? इनका ईयर ड्रम। टिम्पैनम किसे कहते हैं? ईयर ड्रम को कहते हैं। तो ईयर ड्रम इनकी बॉडी की हेड के सरफेस पर ही पाया जाता है जो साउंड रिसीव करता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, ये पॉइंट ध्यान में रखना। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। टिम्पैनम क्या है? ईयर ड्रम है जो बॉडी की सरफेस पर ईयर की जगह पर पाया जाता है और ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनमें आ जाता है कि इनके एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों सिस्टम एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ये यूरिनरी सिस्टम और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये तीनों एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसे कहते हैं क्लोएकल चैम्बर। क्या कहते हैं? क्लोएकल चैम्बर। और इस क्लोएकल चैम्बर की ओपनिंग होती है क्लोएका। ये पॉइंट याद रखना। तो इन एम्फीबिया में एक ऐसा सिस्टम डेवलप होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों के लिए कॉमन पैसेज होता है और उस कॉमन पैसेज को क्लोएका कहते हैं। और तीनों की ओपनिंग एक कॉमन चैम्बर में भी पाई जाती है जिसे क्लोएकल चैम्बर कहते हैं। तीनों की अलग अलग ओपनिंग बॉडी के बाहर नहीं होती, तीनों की एक कॉमन ओपनिंग ही होती है जिसे क्लोएका कहा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, excretory system and reproductive tract open in a common chamber known as cloaca, which opens to the exterior। तो चैम्बर का नाम है क्लोएकल चैम्बर और ओपनिंग का नाम है क्लोएका, जो बॉडी से बाहर की तरफ निकलती है। ये पॉइंट याद रखना। रेस्पिरेशन की बात करें, ये तीनों का डायग्राम है। एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों की कॉमन ओपनिंग। रेस्पिरेशन की बात करें तो जो कॉमन रेस्पिरेशन होता है वो होता है गिल्स से, लंग्स से और स्किन से। गिल से रेस्पिरेशन कब होता है? लार्वा स्टेज में। लार्वा यानी चाइल्ड स्टेज में। टैडपोल जो है, टैडपोल, ठीक है, टैडपोल को अगर हम याद करने की कोशिश करें, सुना होगा टैडपोल के बारे में। इट इज़ अ लार्वा ऑफ फ्रॉग। और इसके कैरेक्टर के बारे में बात करें तो टैडपोल में पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है? गिल्स पाए जाते हैं, यानी फिशेस के जैसा कैरेक्टर है। इसमें फिन्स पाए जाते हैं, ये भी फिशेस के जैसा कैरेक्टर है। और इनकी स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है।
स्ट्रीमलाइंड बॉडी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी पाया जाना भी फिशेस के जैसा कैरेक्टर है, और लार्वा में ये तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि एम्फीबिया का डेवलपमेंट, ध्यान से सुनना, एम्फीबिया का डेवलपमेंट फिशेस से हुआ है, यानी एम्फीबिया की ओरिजिन फिशेस से हुई है। और कैसे हुई है वो भी मैं बता दूं। फिशेस में एक खास ग्रुप पाया जाता है, डिप्नोई ग्रुप, याद रहेगा, लिख दे रहा हूं, डिप्नोई। फिशेस में एक खास ग्रुप पाया जाता है, डिप्नोई ग्रुप, जो लंग फिशेस होती हैं। क्या होती हैं? लंग फिशेस, यानी ऐसी फिशेस जिनमें लंग्स पाए जाते हैं। तो बोला जाता है कि इन्हीं डिप्नोई ग्रुप से एम्फीबिया की ओरिजिन हुई है, और इसीलिए लार्वल स्टेज में अपने एंसेस्टर्स यानी फिशेस का कैरेक्टर टैडपोल में देखने को मिलता है। और इसीलिए टैडपोल के ज़्यादातर कैरेक्टर फ्रॉग से ना मिलकर फिशेस से मिलते हैं, फिशेस के सिमिलर मैच करते हैं, जिससे पता चलता है कि एम्फीबिया की ओरिजिन फिशेस से हुई है। तो रेस्पिरेशन टैडपोल में गिल्स से होता है। एडल्ट यानी फ्रॉग की बात करें तो लंग्स पाया जाता है, स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, और इनकी ओरल कैविटी, जिसे हम कहते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इन तीन तरीके से रेस्पिरेशन होता है, लंग से भी, स्किन से भी, और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी लंग से होने वाला पल्मोनरी रेस्पिरेशन, स्किन से होने वाला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और बकोफेरिंग्स से होने वाला बकोफेरेंजियल यानी ओरल कैविटी से होने वाला बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। एक और पॉइंट आता है कि फ्रॉग मान लो अगर पानी के अंदर है और पानी के बाहर है, तब वो कैसे रेस्पायर करता है। तो अगर फ्रॉग पानी के अंदर है तब वो केवल और केवल स्किन से रेस्पिरेशन करता है, क्यूटेनियस, और अगर पानी के बाहर है तब वो स्किन से भी करता है, लंग्स से भी करता है, और बकोफेरिंग्स से भी करता है। यानी स्किन से तो रेस्पिरेशन उसमें हमेशा होता है, चाहे वो पानी के अंदर रहे चाहे वो पानी के बाहर रहे। लेकिन पानी के अंदर रहेगा तो ओनली ड्यू टू स्किन, पानी के बाहर तीन तरह से रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग होती है। ये पॉइंट याद रखना। हार्ट की बात करें तो इनमें क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, याद रहेगा, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। दोनों ऑरिकल की अगर हम बात करें तो एक ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और दोनों वेंट्रिकल में मिल जाते हैं तो वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड प्रेजेंट होता है, याद रहेगा, वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड प्रेजेंट होता है। वेंट्रिकल से ये मिक्स्ड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, और जब वेंट्रिकल से निकलता है तो स्किन और लंग्स में जाता है, जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाता है। तो ये याद रखना कि इनके हार्ट से बाहर निकलता है मिक्स्ड ब्लड, और हार्ट में आता है ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट इनमें पाया जाता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। ऐसे एनिमल जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, और उनके बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है, उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। जैसे कि ठंड में इनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी में इनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इनमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल,
आपको याद होगा मैंने बताया था, इनमें भी जैसा फिशेस में था, इनमें भी स्पॉनिंग का प्रोसेस पाया जाता है, स्पॉनिंग इज फाउंड। ठीक है, तो ये भी फीमेल जो है, फीमेल एग्स के साथ साथ जेली सिक्रीट करती है, उसी जेली पर वो फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, और मेल भी अपने गैमीट जो है वो वाटर में रिलीज करते हैं। वाटर में रिलीज करते हैं तो वाटर में ही दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और स्पॉनिंग का प्रोसेस पाया जाता है जिससे वो जाइगोट डेवलप होके इनके लार्वा यानी टैडपोल में बनता है, और वो फिर आगे डेवलप होके एडल्ट में बदलता है। ठीक है, तो स्पॉनिंग का प्रोसेस इनमें पाया जाता है। हाँ, एक और पॉइंट रहा था कि हमने बॉडी कैविटी की बात करी, तो ये कॉर्डेटा के लिए सभी कॉमन बात है कि सभी में सीलोमिक कैविटी, ट्रू सीलोम पाया जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन इनमें नहीं पाया जाता। ओवीपैरस होते हैं यानी एग लेइंग होते हैं, लेकिन खास बात है यहाँ पर एग्स के बारे में एक बात बता दूं कि इनके जो एग्स होते हैं वो जेली लाइक कवरिंग में पाए जाते हैं। कैसी? जेली लाइक कवरिंग। जैसे अगर हम कंपैरिजन करें बर्ड्स के अंडे, जो बर्ड्स के एग्स होते हैं उन पर हार्ड कवरिंग पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है बच्चे, इस पे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जिनके ऊपर, जिन एनिमल्स के एग्स पर हार्ड कवरिंग पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उन एग्स को कहा जाता है क्लिडोइक एग। क्या कहते हैं? क्लिडोइक। और जिन पर ये कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होती उन्हें कहा जाता है नॉन क्लिडोइक एग। अब मैं ये पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इस पॉइंट का यहाँ पे मतलब क्या है? इस पॉइंट का यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब है, समझिएगा। फिशेस में, एम्फीबिया में, और इससे पहले जो वाटर में एग्स ले कर रहे थे, सब में नॉन क्लिडोइक एग पाया जाता है। अगर ये ऑर्गेनिज्म नॉन क्लिडोइक एग, बिना हार्ड कवरिंग वाले एग को जमीन पर ले करते हैं, इफ दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, तो क्या होगा? जमीन पर गर्मी होगी, ट्रांसपीरेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ये अंडों में से वाटर लॉस होगा और अंडे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पानी में ये बच्चों अंडों को ले करते हैं, पानी में अंडे रहते हैं, तो जब वाटर डिहाइड्रेट होता है तो उनमें पानी की कमी नहीं हो पाती क्योंकि आसपास वाटर है, वो वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही कारण है, यही रीजन है कि जब तक एम्फीबिया डेवलप हुए थे तब तक कोई भी अर्थ पे डेवलप होने वाला एनिमल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में नहीं रह सकता। यानी यहाँ तक अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड करता है, और ऐसा ही एम्फीबिया भी करते हैं। भले ही ये जमीन पर रहते हैं लेकिन दे डिपेंड अपॉन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इनके अंडों पर ये कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं है। दे डू नॉट हैव calcium carbonate covering on their eggs, and that is why they are dependent on water for their reproduction. और इसीलिए एम्फीबिया पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं बन पाए। तो यानी कभी भी एम्फीबिया जहाँ भी पाए जाते हैं, अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब तक एम्फीबिया डेवलप हुए थे तब तक ये लैंड पर, ज़मीन पर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि लैंड, पानी से दूर जाएंगे तो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने के लिए ये अभी डेवलप नहीं हुए हैं, और इसीलिए इनका ये प्रोसेस यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। एम्फीबिया भले ही जमीन पर रहते हैं लेकिन दे डू डिपेंड अपॉन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है, यानी कई ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा नहीं पाए जाते। इनडायरेक्ट, जैसे
जो है फ्रॉग में लार्वा पाया जाता है टैडपोल, ठीक है, टैडपोल लार्वा। तो इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन टेक्स्ट बुक नहीं बेटा, सारे एम्फीबिया में हम ये बात कर रहे हैं, सारे एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे एम्फीबिया भी हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, सब में लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रख के चलना, इसीलिए हम यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत से एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन यहाँ पर सैलेमेंडर, सैलेमेंड्रा कहते हैं, राना टिग्रीना जिसे हम इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं, राना टिग्रीना, बूफो जिसे टोड कहा जाता है। टोड क्या होता है, अपने रेनी सीजन में पानी जब बारिश होती है तो तालाबों के आसपास कुछ ऐसे बड़े फ्रॉग पाए जाते हैं जो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उन्हें टोड कहा जाता है। और राना टिग्रीना जिसे हम कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं, हाइला जो है ये ट्री फ्रॉग होता है, पेड़ों पर पाया जाता है, जनरली इंडिया में तो होते नहीं है। साउथ अमेरिका जो है अमेजन रीजन में ये पेड़ों पर पाए जाते हैं, ट्री फ्रॉग, हाइला। सैलेमेंडर जिन्हें हम सैलेमेंड्रा भी कहते हैं, इक्थियोफिस जिन्हें लिम्बलेस एम्फीबिया कहा जाता है, ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबिया नाम याद रखना, इक्थियोफिस को लेकर पूछा जाता है। तो ये हमारा था एम्फीबिया क्लास। आगे बढ़ते हैं। तो एम्फीबिया से जब डेवलपमेंट आगे बढ़ा तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताते हुए चल रहा हूँ, एम्फीबिया से ही डेवलप हुए रेप्टाइल्स। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि रेप्टाइल्स का एक एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं सेमोरिया, ठीक है। सेमोरिया ऐसा रेप्टाइल है जिसके कैरेक्टर एम्फीबिया से मैच खाते हैं, लेकिन इसमें क्लिडोइक एग पाया जाता है, क्लिडोइक एग पाया जाता है और इसलिए इन्हें रेप्टाइल्स में रखा गया। हालांकि केवल इसी की वजह से इनका नाम रेप्टाइल्स नहीं पड़ा, या ये रेप्टाइल्स में नहीं आते, और भी बहुत सारे रीजन है। अगर हम इन रीजंस को ध्यान से सुने कि क्यों रेप्टाइल नाम पड़ा और क्या खास बात है रेप्टाइल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले रेप्टाइल का मतलब होता है रैप्टर। रेप्टाइल जो वर्ड आता है ये आता है रैप्टर से, और रैप्टर का मतलब होता है रेंगने वाले, और क्रीपिंग और क्रॉलिंग जो करते हैं, यहाँ पर अपने आप को घसीटना या रेंगना, तो ऐसे एनिमल्स आते हैं इसमें, किसमें, रेप्टाइल्स में, और इसी कैरेक्टर की वजह से इनका नाम रेप्टाइल पड़ा। लेकिन क्या जनरल कैरेक्टर आता है इनका, क्यों इन्हें इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो समझते हैं। सबसे पहली बात कि इनकी पूरी बॉडी पर, जो रेप्टाइल्स होते हैं, ड्राई एंड कॉर्निफाइड मतलब स्केल्स पाए जाते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है और कॉर्निफाइड स्किन होती है, साथ ही एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स पाए जाते हैं। आपने क्रोकोडाइल को देखा होगा, क्रोकोडाइल की बॉडी पर ऊपर हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, हॉर्निफाइड स्केल्स कहते हैं उसे, हॉर्निफाइड स्केल्स पाए जाते हैं। ऐसा ही हमें स्नेक की बॉडी पर भी मिलता है, टॉर्टॉइस की बॉडी पर भी मिलता है, सैलेमेंडर की बॉडी देखें तो वहां भी मिलता है। तो जनरली जो भी रेप्टाइल्स होते हैं इनकी स्किन बहुत ही ड्राई होती है। क्यों ड्राई होती है? ताकि बॉडी से वाटर लॉस ना हो, ठीक है, बॉडी से वाटर लॉस ना हो, इस पॉइंट को याद रखना। वाटर लॉस को रोकने के लिए इनकी स्किन ड्राई होती है,
और इसीलिए ये एक्सट्रीम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सरवाइव आसानी से कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इनमें पाई जाती है बॉडी में, वाटर को ये रोक सकते हैं। तो वाटर लॉस को रोकने के लिए ही इनकी बॉडी पर ये ड्राई कवरिंग एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स पाए जाते हैं। और इनको समझने की कोशिश करें अगर, तो जो मैंने एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे सेमोरिया, सेमोरिया सबसे पहले डेवलप होने वाले रेप्टाइल हैं और इसीलिए इसे स्टेम रेप्टाइल कहा जाता है। ठीक है, सेमोरिया को स्टेम रेप्टाइल कहते हैं। इनकी बॉडी पर हार्ड, अच्छा ये कवरिंग जो होती है ये नॉन लिविंग कवरिंग होती है। एपिडर्मल सिक्रीशन होता है जो इनकी बॉडी से वाटर लॉस को रोकता है, तो इसीलिए ये एक्सट्रीम हैबिटेट में अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनमें एक्सटर्नल ईयर की कोई ओपनिंग नहीं पाई जाती, यानी जो सांप होता है वो बहरा होता है और उसके सामने जो है बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। तो जो स्नेक चार्मर होते हैं वो जो सांपों के आगे बीन बजाते हैं उससे कोई सांपों को कुछ सुनाई नहीं देता, बहरे होते हैं। सो इनमें एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं पाई जाती, सांप में तो एकदम नहीं होता। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है कुछ रेप्टाइल्स में जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, सांपों में तो ईयर पाया ही नहीं जाता। लेकिन और कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनमें टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम यानी वही ईयर ड्रम, ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है जो इनमें ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स की बात करें, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे आ जाता है, सुनते जाइएगा और याद होता जाएगा। लिम्स व्हेन प्रेजेंट मतलब हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि स्नेक्स में आप देखेंगे स्नेक्स में लिम्स नहीं पाए जाते। तो क्यों नहीं पाए जाते उसको लेकर मैं आपको एक बात अभी आगे बताऊंगा। 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं अगर पाए जाते, तो क्रोकोडाइल में हमें 2 पेयर दिख रहे हैं, लिजर्ड कैमलियन में 2 पेयर, चिलियन यानी टर्टल में भी हमें 2 पेयर दिख रहे हैं, ये टर्टल है। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड। सारे रेप्टाइल्स में, याद रखना इस पॉइंट को, सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है क्रोकोडाइल्स को छोड़कर। क्रोकोडिलिया जो क्लास है, इनका जो क्रोकोडिलिया ऑर्डर है, क्रोकोडिलिया ऑर्डर में जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। बाकी सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। और इनकी बॉडी में भी हार्ट से मिक्स ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। सो हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, लेकिन 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है केवल और केवल क्रोकोडाइल्स में। क्रोकोडाइल्स यानी एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ग्रेवियालिस यानी घड़ियाल जिसे कहते हैं, सब में 4 चैम्बर्ड होता है। यानी क्रोकोडाइल्स में डबल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है और बाकी सभी में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, पॉइकिलोथर्म यानी ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनकी बॉडी में भी एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है इनका बॉडी टेम्परेचर, और ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। तो यानी कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्म कहा जाता है। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो जो स्नेक और लिजर्ड होते हैं ये अपने आउटर जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है उसको शेड ऑफ कहते हैं, शेड ऑफ करते हैं। जो हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोचेस में
मोल्टिंग या एक्डाइसिस, आपको याद होगा एक्डाइसिस, तो इनमें भी मोल्टिंग और एक्डाइसिस पाई जाती है। ये भी बॉडी ग्रो करती है टाइम टू टाइम, एक्सोस्केलेटन इनका नॉन लिविंग होता है और उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने के लिए पुराने एक्सोस्केलेटन को शेड कर देते हैं और नया एक्सोस्केलेटन उसके अंदर डेवलप कर लेते हैं। मैंने बोला कि स्नेक्स में लिम्स नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते उसका कारण सुनिए। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब रेप्टाइल्स की ओरिजिन हुई थी और ये इवॉल्व कर रहे थे, तो उस समय जो स्नेक्स पाए जाते थे उनमें लिम्स प्रेजेंट थे, 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते थे, लेकिन इनकी बॉडी कंपेरेटिवली ज़्यादा लंबी थी और ज़्यादा लंबी होने की वजह से इनके जो पैर हैं वो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं दे पाते और पैरों की वजह से ये चलते थे तो उनकी स्पीड भी स्लो थी। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा पाया कि भाई अगर हम बॉडी की हेल्प से, बॉडी लेयर की हेल्प से अगर हम रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, जिसमें हमें पैरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम ज़्यादा फास्ट मूव कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और जो है लैमार्क ने एक थियरी दी थी कि जिसका यूज़ हम ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होगा और जिसका यूज़ नहीं करेंगे वो ऑर्गन धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इनमें भी यही हुआ, इनके जो पैर थे यूज़ नहीं करते थे तो उनका साइज छोटा होता गया, छोटा होता गया, इतना छोटा हो गया कि आज इनके जो पैर हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। तो क्या इनके पैर गायब हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। इनके लिम्स पाए जाते हैं लेकिन बहुत ही छोटे वेस्टिजियल फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पर बहुत सारे स्केल्स जो हमें दिखते हैं उसमें हमें 4 स्केल्स ऐसे दिखेंगे इनकी बॉडी में, जो ध्यान से देखने पर दिखेंगे, जो हमें लिम्ब बड, जिन्हें हम लिम्ब बड कहते हैं, लिम्ब बड, यानी ये लिम्स का वो वेस्टिजियल फॉर्म है जो आज भी इनकी बॉडी में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। तो इसलिए हम बात कह रहे थे कि सांपों में भी तो पैर थे लेकिन इवोल्यूशन में ये पैर जो है इनके गायब हो गए। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। एक और पॉइंट आता है, हम यहाँ पर चिलियन और टॉर्टोइज, चिलियन हम कहते हैं टर्टल को, ठीक है, टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस समझिएगा। टर्टल के जो लिम्स हैं वो फ्लिपर जैसे होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, फ्लिपर जैसे, और ये फ्लिपर जैसे लिम्स इनको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। टॉर्टोइज में फ्लिपर नहीं होते, यहाँ पर क्लॉ और नेल्स पाए जाते हैं, तो प्रॉपर लिम्स होते हैं और उन लिम्स में क्लॉ और नेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे इन्हें पानी में नहीं चल पाते, वो मोबिलिटी नहीं मिल पाती और ये टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर ही सरवाइव करते हैं। ठीक है, ये चिलियन और टेस्टुडो यानी टर्टल और टॉर्टोइज के बीच का डिफरेंस है। टर्टल पानी में रहता है, टॉर्टोइज ज़मीन पर रहता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मैंने बोला मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल मतलब इनमें कॉपुलेशन पाया जाता है, मेल फीमेल की बॉडी के अंदर गैमीट रिलीज करता है और जिससे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनमें एग डेवलप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग डेवलप होते हैं जो कि क्लिडोइक एग होते हैं, और ये क्लिडोइक एग पर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। और ये क्लिडोइक एग का पाया जाना इनके पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल होने का एक बहुत बड़ा सबूत है, एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि रेप्टाइल्स ही वो पहले एनिमल थे जो अर्थ पे डेवलप हुए थे और कंप्लीटली जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सरवाइव कर सकते थे। ठीक है,
इनमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव करने की एबिलिटी पाई जाती थी। ये ऐसे एनिमल थे जो पानी से दूर, जमीन पर दूर दूर तक पूरे जमीन पर फैल सकते थे और फैल भी गए। क्यों? इनमें क्लिडोइक एग पाया जाता था जिससे वाटर लॉस नहीं होता था, वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करता था। तो इसलिए इनके एग्स के लिए पानी पर डिपेंडेंट ये नहीं रहते थे और ज़मीन पर भी बच्चों को बर्थ जो है उन अंडों से दे सकते थे और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते थे। तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सरवाइव करना और इंडिपेंडेंटली टेरेस्ट्रियल एनिमल बनने में क्लिडोइक एग का बहुत बड़ा कारण है। छोटी छोटी बातें होती हैं, हम कई बार ध्यान नहीं देते, लेकिन ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे जब इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी पॉइंट हमारे दिमाग में आएंगे जिनका डिस्कशन हम करेंगे। दे आर ओवीपैरस, ओवीपैरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी इनमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। ठीक है, अंडे देते हैं, अंडों में प्री प्रिपेयर्ड फूड प्रेजेंट होता है। तो केवल जो पेरेंट्स होते हैं एग्स को हैच करते हैं और एग्स के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है, फीटस जो है उसी फूड को कंज्यूम करता है और उसी फूड को कंज्यूम करने के बाद वो फीटस आगे डेवलप होता है। रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो कैमलियन जिन्हें हम गिरगिट कहते हैं या गार्डन लिजर्ड कहते हैं, क्रोकोडिलस मगरमच्छ, घड़ियाल, गेटर, एलिगेटर आते हैं इसमें, चीलियन, नाजा, नाजा जो है ये इंडियन कोबरा या किंग कोबरा का नाम है, नाजा नाजा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और एग्जांपल में चीलियन हम टर्टल को लेते हैं, टॉर्टोइज, टेस्टिडो, कैमलियन ट्री लिजर्ड या गार्डन लिजर्ड, कैलोटस गार्डन लिजर्ड है, कैमलियन ट्री लिजर्ड है, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमिडक्टाइलस जो वॉल लिजर्ड होती है, घर में जो छिपकली पाई जाती है उसे हेमिडक्टाइलस कहते हैं। पॉइजनस स्नेक में अगर हम बात करें, कोबरा, 3 नाम दिए हैं, बेंगारस करैत कहते हैं और वाइपेरा वाइपर। याद करना 3 नाम दिए हैं, यही 3 पूछा जाएगा। पाइथन के बारे में हमने सुना होगा, पाइथन अजगर कहते हैं, ये नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, इसके अंदर पॉइजन नहीं पाया जाता। ये मसल्स इसकी बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो भी इनका शिकार होता है उस शिकार को ये पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और उसको अपनी बॉडी से लपेट कर दबा देते हैं और इनके दबाने की वजह से वो इनका शिकार जो है सांस नहीं ले पाता और कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है, फिर ये उसको डायरेक्टली निगल जाते हैं। तो पाइथन इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक, ये याद रखना। पॉइजनस स्नेक में अगर आएगा तो यही 3 नाम पूछेगा, नाजा, बेंगारस एंड वाइपेरा। ठीक है, ये था हमारा क्लास रेप्टिलिया। इससे रिलेटेड कुछ डाउट वगैरह हो तो आप लेक्चर के आप अपने डाउट्स नोट करते जाइएगा। हाँ, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉइकिलोथर्म? पॉइकिलोथर्म बेटा कोल्ड ब्लडेड को ही कहा जाता है। ठीक है, जो कोल्ड ब्लडेड अभी हमने बताया, एम्फीबिया में भी बताया, कल फिशेस में भी बताया था, रेप्टाइल्स में भी बताया कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता है, उन्हें कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्म कहा जाता है। तो पॉइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड कॉमन टर्म है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्लास एव्स या एवीज भी कहते हैं, कुछ लोग एव्स कहते हैं, कुछ लोग एवीज कहते हैं। मैं एव्स कहता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एव्स कहना। और इस ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं उन्हें हम कॉमनली बर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो एव्स यानी हम उन्हें बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, बर्ड्स को समझने की कोशिश करें। एक्चुअली हुआ क्या कि
इवोल्यूशन कुछ ऐसे आगे बढ़ा कि फिशेस डेवलप हुए, फिशेस से रेप्टाइल्स डेवलप हुए, और रेप्टाइल से ब्रांच निकल गई, 2 ब्रांच निकली रेप्टाइल से, ठीक है। एक ब्रांच जो निकली वो रेप्टाइल से बर्ड्स बने, दूसरी ब्रांच जो निकली वो रेप्टाइल से मैमल्स बने। तो कभी ध्यान में ये मत आने देना कि रेप्टाइल से बर्ड्स बने और बर्ड से मैमल्स बने, नहीं, ऐसा नहीं है। रेप्टाइल से 2 अलग अलग ब्रांच निकली, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये रेप्टाइल है, रेप्टाइल से एक ब्रांच निकली जिसमें एव्स बने और एक ब्रांच निकली जिसमें मैमल्स बने, ठीक है। और रेप्टाइल्स भी ग्रो करे, तो आज भी रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और इन्हीं से बने एव्स भी पाए जाते हैं और इन्हीं से बने मैमल्स भी पाए जाते हैं। तो इवोल्यूशन ये कहानी कहता है, और इस कहानी को ध्यान में रखना। तो एक्चुअल में जब एव्स को डिफाइन करने की बात आती है, एव्स कौन थे, तो हम कहते हैं कि एव्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ठीक है। एव्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, यानी ऐसे रेप्टाइल्स जो बहुत डेवलप हुए, बहुत खूबसूरत हुए, और उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप हुए जो बाकी रेप्टाइल्स में डेवलप नहीं हुए, और उन्हीं को बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। और बर्ड्स का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, खास फीचर है, कि इनकी बॉडी पर फेदर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पर फेदर्स की एक पूरी लेयर पाई जाती है, और फेदर्स की पूरी लेयर जो पाई जाती है, इसके पाए जाने को प्लीएज कहा जाता है, ठीक है। फेदर्स की पूरी लेयर होती है। अब मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, इनके जो फेदर्स होते हैं और उनकी बॉडी में विंग्स पाए जाते हैं, उन फेदर्स की बदौलत और उन विंग्स की बदौलत इनमें से अधिकतर जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ सकती हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। लेकिन कुछ ऐसी बर्ड हैं, फ्लाइटलेस बर्ड हैं, जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि हम ऑस्ट्रिच, और केवल ऑस्ट्रिच नहीं और भी हैं, हम कुछ के नाम बता देना आपको। ईमू, ईमू भी फ्लाइटलेस बर्ड है। कैसोवेरी, कैसोवेरी फ्लाइटलेस बर्ड है। डोडो सुना होगा आपने, डोडो, डोडो हो गया, ईमू हो गया, कैसोवेरी हो गया, और कीवी, ठीक है, कीवी हो गया। तो ये वो कुछ बर्ड हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं और उड़ नहीं सकती। लेकिन उड़ने के लिए क्या जरूरी होता है, ये पॉइंट समझना है। बर्ड्स में केवल क्या विंग्स की बदौलत ये उड़ सकते हैं? नहीं, विंग्स के साथ साथ विंग्स से जो मसल्स अटैच होती हैं, और वो मसल सामने स्टर्नम पे अटैच होती हैं, ठीक है। यानी विंग से निकलती हैं और चेस्ट पे, स्टर्नम रीजन में वो मसल्स अटैच होती हैं। इनकी बॉडी की सबसे पावरफुल मसल्स होती हैं, जिन्हें फ्लाइट मसल्स कहते हैं, याद रखना ये बात को। तो जिन बर्ड्स में फ्लाइट मसल्स डेवलप होती है, वो बर्ड्स आसानी से उड़ सकती हैं। लेकिन जिन बर्ड्स में फ्लाइट मसल्स डेवलप नहीं होती, वो उड़ने में असमर्थ होती हैं, उनमें फ्लाइंग की एबिलिटी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो विंग्स के साथ साथ फ्लाइट मसल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है। दे पोजेस बीक, बीक यानी इनका जो जॉ है उसमें टीथ नहीं पाए जाते, टीथ की जगह पे कॉर्निफाइड बीक पाई जाती है, और इसी बीक से ये फूड को पिक करते हैं और कट करते हैं। लेकिन टंग प्रेजेंट होती है इनमें, याद रखना, टंग इज प्रेजेंट। फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, टू पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, और आगे के जो लिम्स है, फोरलिम्स यानी हाथ इनके,
वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। लेकिन याद रखना, जो होमोलॉजी है, होमोलॉजी यानी बोन्स जो अरेंज हैं विंग्स में और हाथों में जो बोन्स पाई जाती है वो बोन्स सेम है, उनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हाइंड लिम्ब की बात करें, पिछले पैर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो पिछले पैर होते हैं उन पैरों में स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लॉ प्रेजेंट हो सकते हैं, नेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, रेप्टाइल से हुई है। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है रेप्टाइल्स का जो इनकी बॉडी में आज भी पाया जाता है? और वो कैरेक्टर है कि इनके लोअर लिम्स में, पैरों में इनके स्केल्स पाए जाते हैं, क्लॉ पाए जाते हैं और नेल्स पाए जाते हैं, जो ये प्रूफ करते हैं कि एव्स की ओरिजिन यानी बर्ड्स की ओरिजिन भी रेप्टाइल से हुई है। और ये जो लोअर लिम्स हैं ये क्यों मॉडिफाई होते हैं? दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, तैरने के लिए, एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। क्लैस्पिंग का मतलब उड़ते हुए, या तो ये झपट्टा मारने में हेल्प करते हैं या तो उड़ते हुए पेड़ों पर, ब्रांचेस पर बैठने में, उनको पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस। स्किन इनकी भी ड्राई होती है, याद रखना। इनकी स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता और केवल इनकी टेल रीजन में एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, याद रखना। पूरी स्किन में कोई भी ना स्वेट ग्लैंड ना सिबेशियस ग्लैंड कुछ नहीं होता, केवल टेल रीजन में एक ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। ये ऑयल ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट करता है जिससे इनके फेदर्स को वाटर प्रूफ बनाते हैं। ये ऑयल जो सिक्रीट होता है ये इनके फेदर्स को एक शाइनी अपीयरेंस देता है और यही इनके फेदर्स को वाटर प्रूफ बनाता है। तो ऑयल ग्लैंड याद रखना, प्रेजेंट इन द बेस ऑफ टेल। एक और इंपॉर्टेंट बड़ी बात आती है इनके एंडोस्केलेटन। अगर हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो पूरी तरह से बोन्स का बना हुआ है, लेकिन इनके बोन्स में कुछ खास बात है। क्या खास बात है इनके बोन्स में? इनकी जो बोन्स होती हैं वो कम डेंसिटी वाली, लो डेंसिटी वाली होती हैं। हॉलो कैविटीज पाई जाती हैं इनके बोन्स में। हॉलो कैविटी यानी छोटे छोटे एयर पॉकेट्स पाए जाते हैं इनकी बोन्स में, और ऐसी बोन्स को न्यूमेटिक बोन कहते हैं। न्यूमेटिक बोन, ये न्यूमेटिक बोन इनके भार को, वजन को कम करती हैं और उड़ने के लिए जो है लो डेंसिटी प्रोवाइड करती हैं, जिससे इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। तो ये याद रखना, न्यूमेटिक बोन्स आर ओनली फाउंड इन, ये केवल और केवल किस में पाए जाते हैं? बर्ड्स में। अगर इसलिए इन्हें बर्ड्स का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहा जाता है। सो एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड यानी बोन्स का बना होता है, और खास बोन्स पाई जाती हैं कौन सी? न्यूमेटिक बोन्स, क्योंकि बोन्स में छोटे छोटे बहुत सारे एयर पॉकेट्स होते हैं जिनसे उनकी डेंसिटी कम होती है और उनका वजन भी कम होता है, भार कम होता है, जिससे इन्हें उड़ने में आसानी मिलती है। साथ ही उड़ने के लिए इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी पाई जाती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी भी उड़ने में मदद करती है, फेदर्स भी उड़ने में मदद करते हैं, विंग्स भी उड़ने में मदद करते हैं। फ्लाइट मसल्स हमने बताया था, फ्लाइट मसल्स के बिना तो उड़ ही नहीं सकते। फ्लाइट मसल्स भी उड़ने में मदद करती हैं, और एयर कैविटीज जो न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है वो भी उड़ने में मदद करती है। तो ये याद रखना, बर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है न्यूमेटिक बोन्स का पाया जाना। डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल में, तो एलिमेंट्री कैनाल में इनमें कुछ एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं। एडिशनल चैम्बर जैसे क्रॉप एक चैम्बर है जो स्टमक के जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टमक के जैसा ये फंक्शन परफॉर्म करता है, इसे क्रॉप कहते हैं। गिजर्ड एक और चैम्बर पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में,
और ये गिजर्ड जो है इट इज प्रेजेंट फॉर क्रशिंग ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड, फूड को क्रश करने के लिए ये चैम्बर पाया जाता है जिसे हम गिजर्ड कहते हैं। क्रॉप जो चैम्बर है वो प्रेजेंट होता है स्टमक की तरह। एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि इनके स्टमक में या इनके क्रॉप में वाइट कलर का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, याद रहेगा, वाइट कलर डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रीटेड, और उस डाइजेस्टिव जूस को पिजन मिल्क कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिजन मिल्क कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, कभी पूछ सकता है। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर। इनके हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, चारों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस। जो पॉइकिलोथर्मल था उसका अपोजिट है होम्योथर्मल, कोल्ड ब्लडेड था उसका अपोजिट है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड होते हैं यानी इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इनका बॉडी टेम्परेचर कभी भी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट नहीं करता। ठीक है, फिक्स टेम्परेचर वाले होते हैं। इनका हाइपोथैलेमस पाया जाता है जो इनकी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखने की कोशिश करता है। सो दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। याद रखना, हाइपोथैलेमस को बॉडी का थर्मोस्टेट कहा जाता है, वही बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखता है। तो बर्ड्स और मैमल्स ये 2 ऐसे क्लास हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं और फिक्स बॉडी टेम्परेचर पाया जाता है। इनके बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस इनका जो है फिक्स बॉडी टेम्परेचर मिलता है। मैमल्स या ह्यूमंस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी मैमल्स और ह्यूमंस से बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बर्ड्स में जिस पे क्वेश्चन बनता है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स पाए जाते हैं जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कराते हैं। साथ में इनके लंग्स के साथ साथ 9 एयर पॉकेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कितने? 9 एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एयर पॉकेट जो है रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ ही उड़ते समय, फ्लाइट करते समय और बायंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम लंग्स विच हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑल्सो एंड ऑल्सो प्रोवाइड बायंसी ड्यूरिंग फ्लाइट। ये दोनों काम करते हैं। यहाँ पे इसका केवल रेस्पिरेशन का सप्लीमेंट फंक्शन लिखा है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम डायोशियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल की बॉडी में पाया जाता है। दे आर ओवीपेरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, ओवीपेरस होते हैं और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट ही पाया जाता है, यानी लार्वा स्टेज नहीं होता है। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें और आता है जो मैं चाहता हूं आपको यहां डिस्कस करूं। अगर हम फीमेल बर्ड की बात करें तो इनमें 2 ओवरी पाई जाती है, लेफ्ट और राइट।
तो इनकी राइट ओवरी जो है वो नॉन फंक्शनल होती है। राइट ओवरी इज नॉन फंक्शनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और केवल इनकी लेफ्ट ओवरी ही फंक्शनल पाई जाती है। ओनली लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि कौन से साइड की ओवरी फंक्शनल होती है, कौन सी नॉन फंक्शनल। अच्छा, ओवरी नॉन फंक्शनल होती है और साथ ही ओविडक्ट भी नॉन फंक्शनल होता है। राइट ओविडक्ट इज ऑल्सो नॉन फंक्शनल। ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट इज फंक्शनल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, कैसे अंडे देते हैं? क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग इनमें भी पाए जाते हैं जो इन्हें कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल बनाते हैं। कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल। कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है उनके ऊपर। ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल इनके कुछ देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है और एग्जाम में यही पूछा जाएगा। नियोफ्रॉन, जो हम नाम यूज कर रहे हैं किसके लिए? वल्चर के लिए। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच को कहा जाता है। सिटैकुला कोलुम्बो, पूरा नाम है सिटैकुला कोलुम्बो, पैरेट के लिए यूज करते हैं। पैवो क्रिस्टेटस पीकॉक के लिए। कॉर्वस स्प्लेंडस और कॉर्वस कॉर्वस ये क्रो के लिए। कोलुम्बा पिजन के लिए। सिटैकुला पैरेट के लिए। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच के लिए। पैवो क्रिस्टेटस पीकॉक। एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, याद रखना पेंगुइन जो है, हमने पढ़ा कि सर ये उड़ता तो है नहीं, तो इसे फ्लाइटलेस बर्ड में आना चाहिए, नहीं, ये स्विम करता है और इसकी जो स्विमिंग की एबिलिटी होती है उसे भी फ्लाइट ही माना जाता है। याद रखना, पानी में तैरना और उड़ना एक बराबर है। अगर कोई पानी में तैर रहा है और कोई उड़ रहा है तो वो दोनों को टेक्निकली एक ही माना जाता है, तो इसलिए इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, एप्टेनोडाइट्स या पेंगुइन। ठीक है, तो ये था हमारा बर्ड्स या एव्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले और लास्ट पॉइंट पर, तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा मैमेलिया। डिस्कस करते हैं। तो मैमेलिया जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं और सारे मैमल्स इसी में आते हैं। तो मैमल्स कौन है? ऐसे एनिमल जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है और मेमोरी ग्लैंड ही इनका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो कोई भी मैमल हो उसमें क्या जरूर होगा? मेमोरी ग्लैंड जरूर होगा। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, अलग अलग कई तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे पोलर आइस में, ऐसी जगह पोल्स पर प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है। डेजर्ट में पाए जा सकते हैं, माउंटेन्स में पाए जा सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, एंड इवन कुछ ऐसे अडाप्ट होते हैं जो उड़ सकते हैं जैसे कि बर्ड्स, और कुछ जो पानी में रह सकते हैं जैसे कि डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, या किलर वेल हो गया। तो डॉल्फिन, वेल और किलर वेल ये आते हैं किसमें? मैमल्स में। एक और एग्जांपल दिमाग में आता है, शार्क वेल। याद रखना, ये एक एनिमल है जिसका नाम है शार्क वेल। तो उसके नाम में शार्क भी है और वेल भी है, लेकिन वो मैमल्स नहीं है, वो आता है फिशेस में, वो कार्टिलेजिनस फिश है, शार्क वेल नाम है उसका। द मोस्ट यूनिक मैमलियन कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मैमल्स में जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है वो ये है कि इनमें मिल्क प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें मिल्क ग्लैंड्स कहते हैं, और ये इसी की वजह से अपने यंग वंस को
फीड करते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी में 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं, 2 हाथ 2 पैर, लेकिन हम बाईपीडल हैं, दोनों पैरों से चलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो टेट्रापीडल है, जैसे डॉग्स हो गए, कैट। तो उनके जो 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, दे आर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। यानी चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, मिट्टी में खुदाई करने के लिए, तैरने के लिए और उड़ने के लिए। चलने के लिए हम लोग हो गए, दौड़ने के लिए हॉर्स हो गया, डॉग्स हो गए, क्लाइंबिंग के लिए, कूदने के लिए, जो अगर हम बात करें तो कूदने वाले जो डियर हो गए, एंटीलोप हो गए, स्नो लेपर्ड हो गए। बरोइंग करने के लिए मंगूज हो गए, जो मिट्टी में खुदाई करके रहते हैं। स्विमिंग करने के लिए लिम्स मॉडिफाइड होते हैं डॉल्फिन और वेल्स के। फ्लाइंग करने के लिए, उड़ने के लिए मॉडिफाई होते हैं विंग्स बैट्स के, चमगादड़ों के। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। तो मैमल्स में एक और ख़ास बात आ जाती है कि इनकी स्किन पे हेयर फॉलिकल्स या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और हेयर्स के बेस पर, हेयर फॉलिकल के बेस पर याद रखना स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्वेट ग्लैंड। और ये स्वेट ग्लैंड टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम गर्म से गर्म जगह पर सरवाइव कर पाते हैं। और स्वेट ग्लैंड का पाया जाना भी मैमल्स के इवॉल्व होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर ये स्वेट ग्लैंड नहीं होते तो हमें अपना टेम्परेचर बैलेंस करने में बहुत दिक्कत जाती है। जैसे कि गर्मी लगती है तो पसीना आने लगता है, पसीना आता है तो वो पसीना फिर वेपोराइज होता है और उसके वेपोराइज होने से कूलिंग इफेक्ट आता है। तो स्वेट ग्लैंड का पाया जाना टेम्परेचर रेगुलेशन करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, जो हमारा पिना है, और ऑडिटरी कैनाल पाई जाती है मैमल्स में। एक और बड़ी बात आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ। जबड़े में कई अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की टीथ के 3 कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। 3 कैरेक्टर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? कि मैमल्स के जो टीथ हैं हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट होते हैं। हेट्रोडॉन्ट यानी अलग अलग तरह का शेप होता है, जिसमें शेप में इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह का इनका शेप होता है, जिसके लिए इन्हें हेट्रोडॉन्ट कहते हैं। दूसरी बात, डिफियोडॉन्ट भी कहा जाता है। डिफियोडॉन्ट, डिफियोडॉन्ट का मतलब पूरे लाइफ में जो दांत है वो 2 बार उगते हैं, 2 टाइम इरप्शन। एक हो गए दूध के दांत जो जन्म के बाद उगते हैं, और एक हो गए परमानेंट दांत। तीसरा आता है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट यानी जो टीथ होते हैं वो डायरेक्टली जॉ बोन से अटैच नहीं होते। दीज टीथ्स आर प्रेजेंट इन सॉकेट, और सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जब दांत टूटते हैं तो जबड़ा नहीं टूटता, तो सॉकेट में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें थीकोडॉन्ट कहते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर हैं जो मैमल्स के टीथ के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हेट्रोडॉन्ट अलग अलग शेप के टीथ, डिफियोडॉन्ट 2 बार उगने वाले टीथ, और थीकोडॉन्ट यानी सॉकेट में पाए जाने वाले टीथ। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। एक सर्कुलेशन वो होता है जिसमें जो ब्लड है वो लंग्स में फ्लो करता है, जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। और एक सर्कुलेशन वो है जिसमें ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, जिसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। याद रखना, जब ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करे तो उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, और जब ब्लड लंग्स में फ्लो करे तो उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये दोनों सर्कुलेशन पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। दे आर होम्योथर्मस। होम्योथर्मस यानी
हमने बताया वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट पाया जाता है, ना कम ना ज़्यादा। कभी क्वेश्चन आएगा तो लगा देना एकदम बेधड़क, ऐसा नहीं 37.2 या 37.4, नहीं, एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस। और इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ये ह्यूमन का बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, तो केवल और केवल लंग्स से पाया जाता है, जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर विविपेरस, जनरली सभी की बात नहीं हो रही है, जनरली मैक्सिमम जो है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में यहाँ पर बात हो रही है ओवीपेरस मेमेलिया की। ओवीपेरस कौन कौन है भाई? हम कहते हैं डकबिल प्लेटिपस, प्लेटिपस को कहते हैं। एक्सेप्शन में ओवीपेरस, प्लेटिपस और एकिडना, ठीक है, प्लेटिपस और एकिडना। प्लेटिपस को हम ऑरिन्थोरिंकस कहते हैं, एकिडना को हम स्पाइनी आंट ईटर कहते हैं, स्पाइनी आंट ईटर। तो ये ओवीपेरस के एग्जाम्पल हैं, ओवीपेरस मैमल्स, लेकिन मेमोरी ग्लैंड इनमें भी पाए जाते हैं। और साथ ही डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होती। एक और बात है इसके अलावा, जो विविपेरस होते हैं वो या तो प्लासेंटल होते हैं, यानी उनमें प्लासेंटा पाया जाता है जैसे कि ह्यूमंस हो गए, या तो मार्सुपियल होते हैं। मार्सुपियल यानी जिनमें ब्रूडर्स पाउच पाया जाता है, ब्रूडर्स पाउच, जैसे कि कंगारू हो गया, ठीक है, ये याद रखना, कंगारू, कंगारू हो गया, कोआला हो गया। ऑस्ट्रेलियन मैमल्स जो हैं वो सब मार्सुपियल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मैक्सिमम, नॉट ऑल, मैक्सिमम जो मैमल्स हैं वो मार्सुपियल हैं। और ये जो मार्सुपियम ब्रूडर्स पाउच, उनमें आपने देखा होगा कंगारू में एक थैला पाया जाता है जिसमें वो अपने बच्चों को रखते हैं। तो ये वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से आया हुआ अडेप्टेटिव चेंज है। मार्सुपियम का डेवलपमेंट होना उनके एनवायरनमेंट की वजह से आया हुआ एक डेवलपमेंटल चेंज है, जो हमें ऑस्ट्रेलिया के मैमल्स में ही दिखाई देता है। लेकिन एशिया और बाकी जगह के जो मैमल्स होते हैं उनमें प्लासेंटा पाया जाता है। हाँ, मार्सुपियल्स में प्लासेंटा नहीं पाया जाता, और जो ओवीपेरस होते हैं इनमें भी प्लासेंटा नहीं पाया जाता। तो प्लासेंटल मैमल्स अलग होते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी, जनरल कैरेक्टर था किसके बारे में, मैमल्स के बारे में। आगे इनके एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑरिन्थोरिंकस जिसे हम प्लेटिपस कह रहे हैं, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस जो बैट, बैलेनोप्टेरा हम कह रहे हैं वेल को। सो ओवीपेरस, ऑरिन्थोरिंकस, प्लेटिपस, विविपेरस में अगर हम मैक्रोपस की बात करें, कंगारू, टेरोपस जिसे हम फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स कोई फॉक्स नहीं है, ये बैट है बेटा, याद रखना इसको। सबसे बड़ा बैट होता है इसलिए उसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। कैमलस कैमल, मैकैक मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फीलिस कैट, एलिफस मैक्सिमस एलिफेंट, इक्वस इक्वस हॉर्स को कहा जाता है, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन। इस पे क्वेश्चन भी आया, डेल्फिनस गैंगेटिका, गंगा रिवर में पाए जाने वाली डॉल्फिन, ठीक है। 2016 में जो नीट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था इस पे। बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का नाम है, पैंथेरा लियो लायन को कहा जाता है, और ह्यूमन आता है होमो सैपियन। तो ये कुछ नाम हैं
जो याद रखने हैं एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स में, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा जनरली। जैसे मैंने एक पॉइंट बता दिया कि फ्लाइंग फॉक्स जो है लार्जेस्ट बैट होते हैं, सबसे बड़े बैट होते हैं, और उस थोड़ा साइज बड़ा होता है इसलिए उन्हें फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा कॉर्डेटा और मेमेलिया।